मेरा नाम मेहर बानो है। मैं और मेरा भाई अपनी फूफो के पास हवेली में रहते थे। मेरी फूफो रोजाना हवेली की पिछली जानिब एक क्वार्टर में चली जाती थी। हर रोज हम दोनों ये मंजर देखते थे। लेकिन अचानक एक दिन जो फूफो का पीछा करती उस क्वार्टर में घुसे, तो सामने का मंजर देखकर हमारे औसान खता हो गए, क्योंकि वहाँ दो अदद। मेरा नाम मेहर बानो है। मेरा एक भाई भी है। मैं और मेरा भाई बचपन से ही अपनी फूफो के साथ हवेली में रहते आ रहे हैं। फूफो कहती हैं कि अम्मी और अब्बू हमारे बचपन में ही फौत हो गए थे और वो हमें अपने पास लेकर आई थी। पता नहीं उन्होंने बचपन में हमें कैसे पाला था, लेकिन अब बड़े होकर फूफो हम दोनों पर बेहद जुल्म करती हैं। वक्त पर खाना नहीं देती, स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया, जबकि मदरसे के लिए भेज देती हैं, क्योंकि वहाँ फीस नहीं ली जाती। सारा सारा दिन बकरियां देकर चराने को भेज देती हैं और वापसी पर बासी रोटी और थोड़ा सा सालन दे देती हैं। या फिर कभी कभी तो वो कुछ भी खाने को नहीं देती हैं, बस भूखे पेट रखकर सजाएं देती रहती हैं। इस हवेली में फूफो के अलावा और कोई नहीं होता, बस एक चौकीदार और बाकी मुलाजिम होते हैं, जिनमें एक बूढ़ी बुआ है जो हमारी तरफदारी करती रहती हैं, हमें वक्त पर खाना देने की कोशिश करती हैं। जब कभी फूफो हमें मारती तो वो हमें संभाल लेती थी। एक दिन फूफो ने आग का अंगारा मेरे बाजू पर रख दिया था, तो बुआ ने 3 दिन तक मेरे जख्म पर मरहम रखा था। इसके बाद फूफो को पता चला तो उन्होंने बुआ को बेहद सुनाई थी। एक मर्तबा तो फूफो ने हद ही कर दी थी। उन्होंने मेरे भाई का कान ऐसे खींचा कि फूफो के नाखून उसके कान में पेवस्त हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे भाई के कान से खून निकलने लग गया था। लेकिन फूफो फिर भी बाज ना आई। मेरा भाई चीखता रहा, लेकिन उन्होंने भाई को जरा भी नहीं बख्शा। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने बकरी को एक पत्थर मार दिया था, क्योंकि वो बकरी सींग मारने की कोशिश कर रही थी। इस बात पर सजा देते हुए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। जब लोगों ने वजह पूछी और मना किया, तो फूफो ने उन्हें भी झिड़कते हुए ये कहकर घर से निकाल दिया कि ये उनका अपना घरेलू मामला है और कोई भी इसमें दखल देने की कोशिश ना करे। और साथ ही फूफो ने भाई को धक्का देकर दूर धकेल दिया। इसके बाद फिर मैंने और बुआ ने उसके जख्म की देखभाल काफी दिन तक की, तब जाकर उसका जख्म ठीक हुआ था। लेकिन फिर भी निशानात काफी गहरे पड़ चुके थे। बख्शू, तुमने जमीनों का ठेका किसको दिया है? बुआ सहन में पलंग पर टांगों पर टांग रखे बराजमान थी और उनके करीब ही एक मुंशी बैठे हुए थे। वो बुआ के घर से बाहर के सभी कामकाज करते थे और हर चीज का हिसाब किताब का खाता भी उन्हीं के पास था। बुआ के पास काफी जमीनें थी और माल मवेशी भी थे, जिनकी देखभाल को मुलाजिम रखे हुए थे, जबकि जमीन ठेके पर दे रखी थी। और इस सब चीजों का हिसाब मुंशी बख्शू के पास था, जो हमारे दादा के जमाने से पूरी ईमानदारी से हवेली में काम कर रहे थे। वो जी एक किसान था, मेरे जानने वाला है, उसको दिया है। क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? मुंशी ने सर उठाकर फूफो को देखा और साथ ही हिसाब किताब का रजिस्टर भी फूफो को पकड़ाया। साथ साथ हिसाब भी बताने लगे। हाँ, सब खैरियत है, लेकिन अनाज कौन लाएगा और उन्हें बेचकर पैसे कब लाओगे? फूफो ने रजिस्टर को एक नजर देखकर सर हिलाया और फिर पेन से कुछ लिखकर रजिस्टर दोबारा मुंशी को वापस देकर अपना सवाल किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन 2-4 दिनों में ला दूंगा। आज मैं नहीं ला सकूंगा। मुंशी बाबा की उम्र तकरीबन 55 से ऊपर थी और इस उम्र में उन्हें शुगर का मर्ज और ऊपर से जोड़ों का दर्द भी लाहक था, जिसकी वजह से वो कई कई दिन काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि साथ ही उम्र का तकाजा भी था कि बीमारी जड़ें पकड़ चुकी थी। फूफो ने बताया था कि वो दादा के साथ भी मुलाजमत करते रहे थे और दादा से बस 6-7 साल ही छोटे थे, लेकिन दादा जवानी में ही चल बसे, जबकि दादी भी मेरी पैदाइश से 3 साल पहले ही फौत हुई थी। ऐसा करो, तुम कोई जानने वाला देखा भाला नौजवान देखो तो मेरे पास लेकर आना। पेन मुंशी बाबा को देकर चंद लम्हे फूफो खामोश रही, लेकिन इसके बाद काफी सोच विचार के उन्होंने सर उठाकर मुंशी बाबा से कहा था। वो फूफो की बात पर काफी हैरानगी से फूफो को सर उठाकर देखने लगे, जैसे उनकी बात समझ गए हों। वो क्यों जी? मुंशी बाबा ने हैरत से पूछा। तुम बूढ़े हो गए हो, मुझे कोई ऐसा मुंशी चाहिए जो घर के और साथ ही बाहर के मामला तेजी से करे। कितने दिनों से काम बताया हुआ है, लेकिन तुम हो कि तबीयत खराबी को लिए बैठे हो। कोई एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे, इसलिए अब मैं कोई ऐसा मुंशी रखूंगी जो मेरे सारे काम बर वक्त करे। मुफ्त में पैसे नहीं देती, काम के देती हूँ, तो काम भी वक्त पर होना चाहिए। फूफो ने उठकर हमेशा की तरह अपना जुनूनी और सख्त अंदाज अपना लिया, जिस अंदाज में वो एक जालिम और करख्त लहजे वाली खातून जाहिर होती थी। उनकी उम्र तकरीबन 30 के करीब थी, लेकिन जिस लहजे में वो बात करती थी, इस अंदाज में वो पूरी की पूरी 40-45 की अधेड़ उम्र की औरत लगती थी। हालांकि फूफो की अभी शादी भी नहीं हुई थी और ना ही वो शादी का इरादा रखती थी।
अच्छा ठीक है, अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मुझे कोई मिलेगा तो बता दूंगा। अभी मैं जाऊं? मुंशी बाबा ने सर हिलाया और साथ ही इजाजत चाही। हाँ, जाओ। फुफ्फू से इजाजत मिलते ही वो रजिस्टर थामे कुर्सी का सहारा लिए वहां से उठे और साथ ही उन्होंने कुर्सी के साथ रखी अपनी लाठी उठा ली। लाठी के सहारे चलते हुए वो वहां से चले गए। तुम दोनों भी आज बकरियों को ठीक से पेट भरकर घास खिलाकर लाओ। रोज बरोज कमजोर होती जा रही हैं। ऐसे लगता है जैसे बिना खिलाए ही वापस ले आते हो। अगर आज भी मुझे पेट भरे हुए नजर ना आई तो आज दिन का खाना नहीं दूंगी तुम दोनों को भी। फिर उनकी तरह भूखे पेट ही रखूंगी। बैठे रहना फिर। एकदम फूफो की हम दोनों पर निगाह पड़ गई। हम दोनों ही काफी देर से ये मंजर पूरी तवज्जो से देख रहे थे, लेकिन अब फूफो को पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने देखते ही फौरन अपना हुक्म सादिर किया और हमें बावर कराकर वो वहां से चली गईं। मेरे भाई ने हमेशा की तरह धमकी सुनकर मुंह फुला लिया था। बीबी जी, ये एक लड़का मुझे ये गांव के कोने से मिला है, कहता है नौकरी करनी है, घर से भाग कर आया है। मैंने सोचा आपको बता दूं, लगता भी शहर का है, शायद आपके किसी काम का हो। दूसरे दिन ही बख्शो मुंशी 24-25 साल के नौजवान लड़के के साथ हवेली चले आए थे। वो लड़का देखने में काफी प्यारा था। इस लड़के के कंधे पर एक काला बैग भी लटका हुआ था। फुप्पो ने उसे वहीं बिठाया और खुद बूढ़ी बुआ को चाय पानी का कहने लगी। बुआ वहां से चली गई तो फुप्पो भी मुड़कर मुंशी की जानिब मुतवज्जा हुई। वो दोनों धूप पर रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अच्छा, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। फुप्पो ने मुंशी को वहां से भेज दिया क्योंकि वो जल्दी में थे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए फुप्पो ने उन्हें फारिग कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? फुप्पो ने सामने बैठे उस नौजवान को देखते हुए उसका सर ता पैर एक भरपूर जायजा लिया और फिर उससे नाम पूछा। वो जो इर्द गिर्द के हालात से हैरत में घिरा हुआ था। जी, राफे नाम है। फुप्पो के सवाल पर वो एकदम अपने हवासों में लौटा और एक नज़र फुप्पो पर डालकर सर झुकाए जवाब दिया और दोबारा दाएं बाएं सर घुमाकर देखना शुरू कर दिया। क्या करते हो? फुप्पो उसे अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए थी और सारा जायजा ले रही थी। अभी पढ़ाई मुकम्मल की है। दूसरे सवाल पर भी उसने पहले की तरह ही अंदाज रखा, जैसे वो गायब दिमागी से जवाब दे रहा हो, जबकि तवज्जो सारी की सारी इर्द गिर्द के मनाजिर पर ही थी। घर से क्यों भागे हो? फुप्पो का ये सवाल गैर यकीनी तौर पर था, जिस पर उसने एक लम्हे को सर उठाया। मैं जिससे शादी करना चाहता था उसके लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए घर से भाग आया और अब नौकरी करना चाहता हूँ ताकि अपने अखराजात उठा सकूं, ताकि फिर उस लड़की से ही शादी करने के काबिल हो सकूं। लड़के ने पूरी तफसील के साथ ही जवाब दे दिया, जबकि उसके तासुरात से लगा था कि शायद वो बुरा मान रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ। शायद वो देखने में ही थोड़ा खड़ूस सा था। अच्छा ठीक है, मुझे घर के बाहर के काम करवाने हैं, जैसे खेतों की जिम्मेदारी, माल मवेशियों का चारा डालने का सामान, हर चीज का हिसाब शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ चाहिए होता है। ये काम बख्शू बाबा करता था, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो अब ये काम कर सके, इसलिए तुम अगर कर सको तो बता दो। फुप्पो को वो काम के हवाले से काफी पसंद आया था और उसका लिया दिया सा अंदाज भी अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे काम की सारी तफसीलात बताकर काम का पूछा। उन्हें शायद ये लगा कि वो शहर से आया है तो क्या पता वो ये काम ना कर सके या काम जानकर ही इनकार कर देगा। जी, मैं सब काम कर लूंगा। उस लड़के ने सर हिलाकर हाँ में इकरार किया तो मैं भी हैरान रह गई। बख्शू तुम्हें सब काम समझा देगा, वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अभी तुम बैठो, चाय नाश्ता करके जाना। फूफो ने उसे काम का बता दिया और साथ ही खाने का कहकर खुद वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें उस वक्त सोना होता था, इसलिए वो चली गई। हम दोनों बहन भाई भी वहां से बकरियों के रेवड़ की जानिब गए और उधर से बकरियां खोलकर बाहर की जानिब जाने लगे कि अचानक पीछे से आवाज आई, आप दोनों छोटे से हो, ये काम क्यों कर रहे हो? हमने मुड़कर देखा तो सामने ही वो नौजवान राफे खड़ा था और काफी हैरानगी से हमें ये काम करते देखकर पूछ बैठा। फूफो ने बोला है इसलिए। हमने आराम से जवाब दिया तो उसने तगय्युर से हमें देखा और चुपचाप खड़ा हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको चॉकलेट दूं? उसने अचानक पुरजोश होकर कहा। क्योंकि हमारे चेहरे उतर गए थे, इसलिए उसने अपनी जेब से 2 चॉकलेटें निकालकर मुझे और मेरे भाई को एक एक पकड़ाई, जिसे खोलकर हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया था। वो इतने मज़े की थी कि हम दोनों ही मुंह में डालते ही मुस्कुराए। ये मज़े की है, मैंने बेख्तियार कहा तो वो मुस्कुराया। हाँ वो तो है, तुम दोनों भी बहुत प्यारे हो। ऐसा करो, जाओ ये ले जाओ, वापस आना फिर बात करेंगे। वो हंसते हुए बोला और साथ ही हमें वहां से भेज दिया। मैं और मेरा भाई चॉकलेट खाते हुए वहां से निकल आए। बकरियां चरा के आ गए हो? दूसरे दिन हम दोनों बकरियां चरा कर आए तो फूफो ने हमें देख लिया। मैंने सब बकरियों को रेवड़ में जाकर छोड़ दिया
और वापस आई। मेरा भाई चूंकि छोटा सा था तो उसे मैं इतना काम नहीं करने देती थी। उस वक्त भी वो काफी निढाल खड़ा था। जी फूफो, मैंने सर इस बात में हिला दिया। लेकिन ये क्या है? इस बकरी को देखो, इसका पेट भरा हुआ लगता है क्या? तुम दोनों खेलने जाते हो कि बकरियां चराने? मैं मुफ्त में तुम दोनों को नहीं पाल सकती। हमारी फुप्पो ने अचानक एक कोने में खड़ी बकरी को देखते हुए मुझे थाड़ कर कहा, क्योंकि वो बकरी पहले से ही काफी कमजोर थी और खाना पीना भी उस पर कुछ खास नहीं नजर आता था। लेकिन फिर भी फुप्पो ने उसे देखकर मेरा कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था और मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी। फुप्पो, कान छोड़े, दर्द हो रहा है। मैंने तकलीफ से कराहते हुए फुप्पो से इल्तिजा की, जिस पर उन्होंने कान मजीद सख्ती से पकड़ लिया। क्यों छोड़ूं? काम कोई ढंग का करते हो? मेरा बस चले तो तुम दोनों को जमीन में गाड़ दूं। फुप्पो ने कहरबार नजरों से देखते हुए हम दोनों को गुस्से से कहकर अपना नया इरादा भी जाहिर किया, जिसे सुनकर मेरा भाई थोड़ा गुस्से से झुंझलाया हुआ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप ही का कान छोड़ें, क्यों मार रही हैं? मेरे भाई ने आगे बढ़कर फुप्पो से कहा। चूंकि उसे अंदाजा था कि कान का दर्द कैसा होता है, उसकी वजह से ही उसने फुप्पो को हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो मजीद भड़क उठी थी। ये आ गया बहन का हिमायती, रुको जरा, आओ तुम्हें भी मारूं। फुप्पो ने मुझे छोड़कर उसे पकड़ लिया। उन्हें शायद हुक्म भरे अंदाज पर गुस्सा आया था, जिस पर उन्होंने भाई को पीटना शुरू कर दिया और पहले की तरह कान भी जकड़ लिया। आपी! मैं ये मंजर गायब दिमागी से देखने लगी। मेरा दिल दहल गया था। एकदम फुप्पो के करीब हुई। फुप्पो, छोड़ दें, मैं बकरियां फिर से चराने ले जाती हूँ, आप इसे छोड़ दें। मैंने फुप्पो से हाथ जोड़े, फरियाद की ताकि वो इसे छोड़ दें, क्योंकि भाई की चीखें मुझे अपने दिल पर गुजरती हुई महसूस हुई। वो थोड़ा गुस्से का तेज था, जिस पर हर गलत हरकत उसे एकदम गुस्सा दिला देती थी। इसलिए मैं उसे चुप कराने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कभी न कभी वो बिफर जाता था, जिसका नुकसान या तो मुझे उठाना पड़ता था या फिर उसे ही। अपनी ही जान पर फिर बाज आने की कोशिश नहीं करता, ख्वाह कितना ही तशद्दुद बर्दाश्त कर चुका हो। शायद ये ढीठपन की इंतहा थी, या फिर सर्द गर्म और छोटी सी उम्र में बड़े काम करके दिल और जिस्म इन सब का आदी हो गया था। वो तो तुम्हें हर हालत में लेकर जानी पड़ेंगी। फुप्पो ने मेरी फरियादें सुनकर भाई को छोड़ दिया और मैंने उसे उठाकर गले से लगाते हुए उसे दिलासा दिया। साथ ही उसका कान भी मसलने लगी, जिस पर उसे तकलीफ बहुत हुई थी। बेटा, इसे खाना तो खाने दो, सुबह से दोनों बाहर ही थे, खाना खाकर भेज देना। अचानक बूढ़ी बुआ वहां आई और साथ ही फुप्पो को कदरे निहायत आराम से पुकार कर कहा। मेरी तो भूख ही उड़ चुकी थी, जबकि मेरे भाई को भूख बहुत लगती थी। वो पहले से ही कह रहा था, आप अगर इसकी हिमायती हैं तो आपको भी साथ भेज दूंगी। खामोश रहकर तमाशा देखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। ये आप भी जानती हैं, जैसे इन दोनों के माँ बाप का हाल है वही इनका और फिर आपका भी कर दूंगी। फूफो ने अचानक कहरबार नजरें बूढ़ी बुआ पर डालकर उन्हें धमकाया और साथ ही हमें घूरने लगी। उनका अंदाज देखकर मैं और मेरा भाई बकरियों को लिए दोबारा से घर से बाहर खेतों की जानिब चल पड़े। अगर थोड़ी सी देर भी वहां रुकते तो फुप्पो ने दोबारा से हमें फिर से पकड़कर मारना शुरू कर देना था। आप ही, भूख लगी है और फुप्पो ने बकरियां चराने वापस भेज दिया है। घर से हम दोनों जब बाहर निकले तो भाई ने मुझे भूख का कहकर रोना शुरू कर दिया था। हमेशा से यही होता आया था, उसे भूख लगती थी और मैं फिर उसकी कैफियत देखकर रोने लगती। फुप्पो तो जाने इतनी पत्थर दिल क्यों थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी दिल पत्थर सा हो रहा था। भाई का रोना मुझे कभी रुलाता तो कभी जी चाहता कि मैं उसे थप्पड़ दे मारूं, और आज उसका मुंह बना हुआ देखकर मैं दिल ही दिल में बेचैन हुई। काश मैं थोड़ी बड़ी होती और उसे कुछ बनाकर खिला देती। मुझे रोना सा आया, साथ ही अम्मी की भी याद आने लगी। हम दोनों बहन भाइयों ने बचपन से ही फुप्पो का हर जुल्म चुपचाप सहा था, ना कभी शिकवा किया और न कभी एहतजाज, जिसकी बदौलत फुप्पो आज तक हम पर जुल्म करती आ रही थी। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया तो मेरा कंधा हिलाते हुए अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मैंने सर हिलाते हुए अपनी भूख का भी उसे बताया। अब कुछ और कर भी नहीं सकती थी जिससे उसकी भूख मिट जाती और मेरी उदासी भी खत्म हो जाती। फुप्पो हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं, और उन्होंने हमारे अम्मी अब्बू के साथ क्या कर दिया था जिसकी धमकी उन्होंने बूढ़ी बुआ को भी दी है। मेरी बात सुनकर भाई मायूस होने लगा था, लेकिन फिर यकदम रुका और कुछ याद आने पर अपना सर खुजाते हुए मुड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी बात पर यकदम मैं भी हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। उन्होंने वाकई कुछ देर कबल बुआ को धमकी दी थी, जिसे उस पर मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन भाई के सवाल पर मैं चौंक उठी थी। हम छोटे से थे, इसलिए नहीं पता था। हाँ, आज घर जाकर बुआ से पूछेंगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए लालमी का इजहार किया। उसके मुतालिक कभी भी हमारी फुप्पो से बात नहीं हुई थी, जबकि और भी वो किसी मौजू पर बात करती थी तो हम सुन लेते थे।
ورنہ تو خود سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کام کا ہی بولنا ہوتا تھا یا پھر ظلم ڈھانا، اور مجھے تو اب شدید ترین والی ابھی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھائی نے دوبارہ سے منہ بنا کر مجھے کہا تو میں اس کی شکل دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، آؤ کھیتوں میں گنا توڑ کر کھاتے ہیں۔ میں نے بھائی کو کہا اور ساتھ ہی قریب ایک گنے کے کھیتوں میں گھس گئی۔ یہ کھیت ایک پڑوسی کا ہی تھا جس کا گھر حویلی سے 3-4 گھر آگے تھا۔ بھائی کو لیے میں آگے آئی اور 2-3 گنے کافی مشکل سے ہی صحیح لیکن توڑ لیے اور کچھ حصہ دانتوں سے کتر کر بھائی کو پکڑا دیے، خود اپنے لیے ایک ہی رکھا۔ کون ہو تم؟ گنا کیوں توڑ رہے ہو؟ ابھی میں نے بھائی کو پکڑایا ہی تھا کہ اچانک ہمیں دور سے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر کھیت کا مالک سیدھا ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کی مضبوط لاٹھی بھی تھی، جسے دیکھ کر ڈر سا لگا کہ کہیں وہ لاٹھی ہی نہ مار دیں۔ ہمیں بھوک لگ رہی تھی اس لیے ہم نے توڑا ہے۔ میرے بھائی نے معصومیت سے گنے کو دانت سے کترتے ہوئے آرام سے جواب دیا، جس پر وہ شخص مزید غصے میں آ گیا۔ میں نے ڈر کے مارے یکدم اپنے بھائی کو میری کمر کے اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ واپس رکھو ورنہ اسی گنے سے پٹائی کر دوں گا۔ اس شخص نے لاٹھی کے ذریعے گنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ بھائی چھوڑو، کھانے دو انہیں، میں نے ہی کہا تھا 2 گنے توڑ لو، یہ تو ڈر رہے تھے۔ ابھی ہم گنا وہاں پھینک کر جانے ہی والے تھے کہ اچانک رافع وہاں آیا تھا اور اس نے آرام سے کھیت کے مالک سے کہا، جبکہ میں اس بات پر حیران ہوئی کہ رافع نے ہمیں کب بولا کہ ہم یہ گنا کھائیں، اور جھوٹ بول کر بھی مسکرا کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم نے کہا تھا، چلو خیر ہے، ٹھیک ہے بچوں تم کھاؤ، میں ذرا دوسرے کھیتوں کو دیکھا ہوں۔ رافع کی بات سن کر وہ شخص ہمیں کھانے کا بول کر اپنی لاٹھی لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ میں نے مڑ کر رافع کو دیکھا۔ آپ نے کب کہا کہ گنا توڑ لیں؟ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے بڑے ہی غصے سے دیکھتے ہوئے رافع سے کہا تو وہ مسکرایا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ یہ گنے کا مالک تم لوگوں کو کچھ کہہ نہ پائے، میری سلام دعا ہوتی رہتی ہے، اور تمہاری پھپھو نے یہ گنے خرید لیے ہیں مال مویشی کے لیے، تو اس لیے بول دیا کہ 2-3 توڑ لو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ رافع نے ہمیں اطلاع دی، شاید اسے اندازہ نہیں تھا یا پھر نیا ہونے کی وجہ سے اسے نہیں پتا تھا کہ پھپھو ہم پر کتنا ظلم کرتی ہیں، ورنہ وہ ہماری مدد ہی نہیں کرتا، کیونکہ آخر کو وہ بھی پھپھو کا ملازم تھا اور انہی سے ہی تنخواہیں لیتا تھا، اور پھر اسے سب پتا ہوتا بھی تو وہ ان کے حکم کی پاسداری کرتا، ہماری مدد کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ اچھا آپ پھپھو کو بتا دو گے کہ ہم نے گنا کھایا؟ اچانک گنا کھاتے ہوئے میں نے پھر سے پوچھ لیا کہ شاید وہ بتا نہ دے اور پھپھو پھر ہمیں مارنے نہ لگ جائیں۔ یہ بھی کوئی خاص بات ہے جو بتائی جائے؟ میں صرف اور صرف اپنے کام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ایسا کرو تم لوگ جاؤ، بکریاں بھی اب پیٹ بھر کر گھاس پھوس کھا چکی ہیں، گھر جا کر کھانا وغیرہ کھا کر مدرسے جاؤ، وقت ہونے والا ہے۔ اس نے پہلے تو ہمیں حیرت سے دیکھا اور پھر بکریوں کا بھرا پیٹ دیکھ کر ہمیں 2-3 گنے مزید توڑ کر دیتے ہوئے ہدایات دیں اور گھر جانے کا بولا۔ گنے رافع کے ہاتھ سے پکڑ کر پھر میں اور میرا بھائی کھیتوں سے نکل کر ساری بکریوں کو لیے گھر چلے آئے۔ ان کو کھانا ڈال دیں اور زیادہ سالن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور روٹی ادھر میں نے ایک طرف رکھی ہوئی ہے، وہی دے دیں، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ ہم گھر آ گئے تو بکریوں کو باندھ کر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے کو کمرے میں آ گئے۔ پھپھو نے ہمیں دیکھ کر بوا کو ہدایات دیں اور ساتھ ہی دوسری جانب پڑی دوپہر کی روٹی کی جانب متوجہ کیا جو انہوں نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کچھ لحاظ کرو، مہمانوں سے واپس آئی روٹی تم ان کو دو گی، بچے ہیں یہ تو سوچ لو۔ بوا نے قدرے چڑھ کر پھپھو کو دیکھ کر کہا۔ بوا کو بھی برا لگا تھا، اس لیے انہوں نے منہ پر کہہ دیا، آج کل آپ ان کی بہت زیادہ ہی حمایت نہیں کر رہی؟ بوا کو دیکھتے ہوئے پھپھو نے پوچھا۔ انہیں شاید یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ غصے بھرے انداز میں ہم دونوں بہن بھائیوں اور بوا کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کروں، بچے ہیں، ان کی شکل دیکھو، تمہیں ترس نہیں آتا کہ تم ظلم کر رہی ہو؟ بوا نے میرے بھائی کو تھام کر پھپھو کی طرف کیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو اس کا چہرہ اور معصومیت، لیکن پھپھو تو شاید اندھی ہو گئی تھی، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، جانے کس ظلم کا وہ ہم سے بدلہ لیے جا رہی تھی جو پورا ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ ملازم ہو تو ملازم بن کر رہو، زیادہ اچھل کود کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ لگے گا حویلی سے باہر نکالنے میں۔ پھپھو نے کافی جھنجھلا کر بوا سے کہا اور خود وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں، کیونکہ رافع کسی چیز کا حساب لیے باہر کھڑا تھا، وہ بھی یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیں بوا، وہی روٹی لا دیں، میں نے بیزاری سے بوا کو بولا، جبکہ پھپھو حویلی سے باہر نکل کر صحن میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ بوا بھی باورچی خانے سے سبزی کا سالن اور ساتھ ہی روٹی بھی لے آئیں۔ بوا آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے نوالا توڑتے ہوئے بھائی کے سامنے روٹی رکھی اور خود بھی اپنا نوالا منہ میں ڈال لیا۔ روٹی کھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ باسی روٹی نہیں بلکہ بالکل تازہ روٹی ہے، لیکن پھر میں نے بوا سے سوال کر دیا اور اس بات کو بھی میں نے فراموش کر دیا۔
مجھے اس پل امی اور ابو کے متعلق پوچھنا تھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ بوا نے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا۔ آپ کے سامنے پھپھو نے بولا تھا نا کہ انہوں نے امی بابا والا حال ہمارا بھی کرنا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں نا انہوں نے امی بابا کو کیا کر دیا تھا؟ میں نے پہلے ان سے تصدیق چاہی، جس پر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسرا سوال کر دیا، جس پر بوا کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ میرے سوال پر تو وہ کافی حیران ہوئی تھیں، یہ شاید انہیں توقع ہی نہیں تھی۔ بیٹا یہ باتیں مت پوچھو، بوا نے یکدم میرے منہ پر ہاتھ رکھے مجھے باز رہنے کو کہا۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ آپ بتائیں نا، ہم انہیں کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ میرے بھائی نے بھی کھانا کھاتے ہوئے آج سے بوا کو دیکھا۔ وہ شاید اس بات کی امید نہیں کر رہی تھی۔ کیا بتانے کی بات کر رہی ہو؟ کوئی مجھے بھی تو بتائے ذرا۔ اچانک وہاں پھپھو چلی آئیں۔ وہ رافع سے حساب کتاب کو لیے یکدم اندر آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی یہ پوچھ رہے تھے کہ میں کھانا اتنا اچھا کیسے بناتی ہوں۔ میرے بھائی کے بولنے سے قبل ہی بوا نے خود ہی بول کر بات ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ انہیں اندازہ نہ ہو کہ ہم نے در حقیقت کیا پوچھا تھا۔ بوا ہمیں بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا اگر کھانے کی ترکیب دے دی ہو تو جا کر برتن دھو لیں، اور ساتھ ہی چائے کا بھی پانی چولہے پر چڑھا دیں۔ یہ کھانا خود بھی کھا سکتا ہے، ہاتھ پیر دونوں سلامت ہیں، میں نے ابھی توڑا نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائے جا رہی ہیں۔ پھپھو نے نخوت سے ہمیں دیکھتے ہوئے حکم دیا، تو وہ سر ہلائے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو دونوں؟ میں اور میرا بھائی صحن میں کھڑے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بھائی نے ہی کہا تھا کہ وہ بور ہو رہا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ کھیلنے کا جی چاہ رہا ہے، اس لیے میں نے مدرسے کی سہیلی کے گھر سے گیند اور بلہ منگوا لیا تھا، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک پھپھو چلی آئیں۔ میں ان کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ اب پکا وہ ہم دونوں کو ڈانٹیں گی اور شاید 2-3 تھپڑ بھی مار دیں۔ کھیل رہے ہیں پھپھو؟ میرے بھائی نے آرام سے گیند میری جانب پھینکتے ہوئے کہا۔ یہ گھر تم لوگوں کے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، میرا گھر ہے۔ خبردار جو صحن کو کرکٹ سے برباد کیا تو۔ پھپھو نے میرے ہاتھ سے بلہ لے کر زمین پر پٹکتے ہوئے صحن کو دیکھا اور ساتھ ہی ہم دونوں پر چلانے لگی۔ وہ جب آئی تھی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اب وہ مسکراہٹ غصے میں بدل چکی تھی، جس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ اچھا پھپھو نہیں کھیلتے، یہ کیا لے کر جا رہی ہیں؟ ہمیں بھی دینا، بہت بھوک لگی ہے۔ میرے بھائی نے اچانک آرام سے ان کی بات مان لی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ پھپھو جب بھی تشدد یا کچھ کہتی تھی جواباً اس کا انداز غصے سے بھرپور ہی ہوتا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ اس نے بات ماننے کے ساتھ ساتھ پھپھو کے ہاتھ میں ایک شاپر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس میں نہ جانے کیا کھانے کی چیز تھی، جس پر میرا بھائی بھی پگھل گیا تھا۔ تم لوگوں کا کھانا میں نے باورچی خانے میں رکھ دیا ہے، وہاں سے جا کر کھا لو، اور تم دونوں کو میں دوبارہ اس طرف نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو نے پہلے تو سخت جواب دینے کی کوشش کی، لیکن پھر یکدم چپ ہو کر آرام سے کہہ کر وہاں سے پچھلے کوارٹر کی جانب چلی گئیں۔ ہمیشہ وہ صبح یا شام کے پل ہی کوارٹر کی جانب جاتی تھیں، لیکن آج وہ دوپہر کو اس طرف نکلی تھیں، جو میرے لیے قابل حیرت کی بات تھی۔ آپی یہ پھپھو روز کدھر جاتی ہیں؟ پھپھو کے وہاں سے جاتے ہی میرے بھائی نے میرے قریب آ کر سوال کیا، جس پر مجھے ہنسی آئی، کیونکہ وہ یوں قریب آیا جیسے کوئی گہرا راز بتانے لگا ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے کی معصومیت ہی بڑی پیاری تھی۔ میں خود نہیں جانتی، اگر پتا ہوتا تو بتا دیتی۔ میں نے لا علمی سے اپنے کندھے اچکائے اور زمین پر پڑے گیند اور بلے کو دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میرے بھائی نے مجھ سے ضد کی تھی کہ اسے کچھ کھیلنا ہے، لیکن اب کھیلنا چھوڑ کر عجیب و غریب سوالات میں الجھا ہوا تھا، اور مجھے بھی الجھا رہا تھا۔ اچھا چلے نا، بھوک لگی ہے مجھے، کھانا کھانا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے جانے کی کوشش کی، تو میں نے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں چلو، لیکن یہ گیند اور بلہ اٹھا لاؤ، پھپھو نے دیکھ لیا تو جلا دیں گی یا پھر باہر پھینک دیں گی۔ میں نے زمین پر پڑے گیند اور بلے کی جانب متوجہ کیا، اگر پھپھو کو غصہ آ جاتا تو وہ اسے باہر پھینک دیتی۔ نہیں پھینکتی، اگر پھینکا تو میں ان کا دوپٹہ آگ میں جلا دوں گا، اور جو نیا سوٹ لے کر آئی ہیں بنوانے کو دینے جائیں گی نا، وہ بھی گندا کر دوں گا۔ میرے بھائی نے اپنی عادت سے مجبور پھر سے وہی بات کہہ دی، ورنہ کچھ دیر قبل والا انداز دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ وہ سمجھدار ہو چکا ہے، لیکن اس کے چہرے اور باتوں سے ذرا سا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سدھرا ہے، بلکہ مزید بگڑنے والی حرکتیں اپنا لی تھیں۔ ایسے نہیں بولتے، بری بات ہوتی ہے۔ میں نے بھائی کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھورا تاکہ وہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے۔ تھا تو بچہ ہی، لیکن صحیح اور غلط بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی، تاکہ کچھ الٹی حرکت حقیقت میں ہی نہ کر بیٹھے۔ وہ بھی تو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے نا، وہ غلط نہیں ہے کیا؟ میرے بھائی نے چڑھ کر کہا۔ یہ تو بات صاف ظاہر تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ وہ بڑی ہے نا، سختی اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہم ہر کام کر سکیں۔ میں نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر سا لاحق ہو گیا تھا کہ اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی جا رہی تھی،
जिसका अंजाम फुप्पो को सहना था, और साथ ही बेशुमार तशद्दुद भी। भूखे पेट भी इसीलिए रखती हैं। भाई के इस सवाल पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं बन पाया, इसलिए उसे साथ लिए मैं हवेली के अंदर आ गई और उसे खाना देने लगी। राफे, ये भैंसों का चारा उनको दो, ये डाल कर आए। तुम मेरी बात सुनो, ये कागजात डाक खाने में जमा करवा दो। राफे भैंसों को चारा डाल रहा था और साथ ही घास भी काट कर लाया था। एक मुलाजिम के घर फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से राफे ने उसके काम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी और इसी की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन अचानक फुप्पो ने आकर राफे को कहा कि वो कोई कागजात जमा करवाने जाए और भैंसों को चारा मैं और मेरा भाई डाल देंगे। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। बकरियों को संभालना थोड़ा आसान लगता था, लेकिन भैंसों के करीब जाने से मुझे बेहद डर लगता था। लेकिन फिर भी इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फुप्पो ने कह दिया सो कह दिया वाला मामला था। मैं डाल देता हूँ, फिर ले जाऊंगा, राफे ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और खुद ही जाकर भैंसों को चारा डालने लगा। उसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई कि हम दोनों को काम ना करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद फुप्पो ने राफे को एक चिंघाड़ती हुई आवाज़ में पुकार कर रोक लिया। मैंने अभी क्या कहा है कि शाम से पहले जमा करवाना ज़रूरी है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फुप्पो ने काफ़ी खूनख्वार नज़रों से राफे को देखते हुए अपना जुमला दोहराया। अच्छा ठीक है, ये लो बानो, तुम दोनों डाल आओ। फुप्पो ने सुर्ख चेहरा लिए तने तासुरात के साथ कहा और राफे को साथ ही हिदायत भी दी। राफे मुंह हाथ धोकर आया क्योंकि उसके हाथ और कपड़े चारे से लदे हुए थे। उसने कमीज़ भी झाड़ी और कागजात वगैरह ले लिए, जबकि मैं और मेरा भाई डरते डरते हुए भैंसों को चारा डालने लगे। पहले पहल तो जी उछल कर बाहर आने को बेताब था, लेकिन फिर एकदम ही डर गायब हो गया था और हमने सब चारा डालकर ही सुकून का सांस लिया। फुप्पो तो वहाँ से क्वार्टर की जानिब फिर से बढ़ रही थी। देखो, फुप्पो आज फिर उस क्वार्टर की तरफ जा रही हैं। मेरे भाई ने चारा डालने के बाद अपने हाथ पैर धोते हुए अचानक मुझसे कहा। मैंने सर उठाकर एक नज़र फुप्पो पर डाली और दोबारा झुककर अपने गीले हाथों को दुपट्टे से साफ करने लगी। हाँ, पता है, मैंने सर हिलाने पर इक्तफा किया, क्योंकि मजीद मैं कुछ नहीं कह सकती थी। आप ही किसी दिन हम इस जगह जाकर देखें, फुप्पो उधर क्यों जाती हैं? मेरे भाई के शैतानी दिमाग ने बिलाखिर अपना सोचा समझा मंसूबा मेरे दिमाग में भी उंडेलने की कोशिश कर ही ली थी, जिसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। कोई ज़रूरत नहीं है, चुप करके बैठो, फुप्पो को पता चला तो मार देंगी। पहले ही क्या थोड़ा जुल्म करती हैं जो मजीद सितम बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना चाहते हो। मैंने उसे अच्छी खासी झाड़ पिलाने की कोशिश की ताकि वो ये बात दोबारा ना कर सके। आज पहली मर्तबा की थी तो पहले ही उसे इस चीज़ से दूर रखने का तहैया कर लिया था। खैर है ना, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मेरे भाई ने वही अजली मासूमियत का लिबादा ओढ़े चेहरे पर बेचारगी तारी कर ली थी, जिसे देखकर मैं हर बात मानने को तैयार होती थी, और अभी भी यही होने वाला था। अच्छा, कुछ सोचती हूँ, मेरे ख्याल में रात के वक्त जाना बेहतर रहेगा। जब फुप्पो सो जाएंगी तो आराम सुकून से रात के पहर वहाँ जाया जा सकता है। मैंने सर हिलाए कहा और चंद ही लम्हों में यही बात मेरे जहन में आई थी कि रात के पहर ही फुप्पो के सोने के बाद कार्रवाई की जा सकती है, वरना दिन दिहाड़े या फिर जागने के पल कुछ भी मुमकिन नहीं था। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात खाना खाकर जब सब सो जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, ठीक है? मैंने कहा तो भाई ने भी मुझे बोलकर मेरी तायद चाही। जवाबन मैंने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन अचानक ही मुझे हवेली की दूसरी तरफ से कुछ खड़कने की आवाज़ आई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जाने किसने छुपकर हमारी ये सब बातें सुन ली थी। कौन है वहाँ? मेरे भाई ने आगे बढ़कर आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे उसके बोलने पर शदीद गुस्सा आया। अब जो भी हुआ, क्या पता कि वो फिर वहाँ से भाग जाए। श्श्श, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। मैंने अपने भाई को चुप कराया, जिसने पूछकर गलती कर दी थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगी। अब क्या होगा? मेरे भाई ने रुककर परेशानी से पूछा। मैं देखती हूँ, तुम रुको। तुम्हें ही पड़ी थी ना तजस्सुस की, अब सुकून है। मुलाजिमों ने सुना तो फुप्पो को बता देंगे। सारे उन्हीं के वफादार हैं, सिवाय बूढ़ी बुआ और राफे के। मैंने उसका कंधा झुलाकर पूछा। मुझे ये गम लाहक हो गया कि जाने किसने सुन लिया है। मुझे क्या पता था कि कोई सुन लेगा। मेरे भाई ने फिक्रमंदी से मुझे देखते हुए कहा। उस बेचारे की भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या कह सकती थी। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई परिंदा होगा जिसका शोर हुआ है। चलो तुम काम करो अपना। मैं जब वहाँ पहुँची तो उधर कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने भाई को भी बेफिक्र किया और दोनों वहाँ से हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ गए। आराम से चलो, क्या हो गया है? इतने तेज तेज कदम उठा रहे हो, फुप्पो को पता चल जाएगा। रात हुई तो मेरे भाई ने अपनी फरमाइशें फिर से शुरू कर लीं, जिसका साफ मतलब था कि आज अपने इरादों से एक मिनट पीछे नहीं हटना। जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन फिर भी भाई को लिए मुझे वहाँ आना ही पड़ा, वरना मेरे भाई ने तो सुनना ही नहीं था।
जबकि मैंने उसे छोटे और धीमे कदम उठाने को कहा तो वो तेज तेज कदम उठा रहा था। ऐसे ही अगर वो चलता तो यकीनी तौर पर हमारा पकड़ा जाना लाजिम था। इसलिए मैंने उसे टोक कर आराम से चलने को फिर से बोला। मैं तो आराम से ही जा रहा हूँ, आपको ही मसला है, ये मोमबत्तियाँ भी पकड़ा दी हैं। उसने मोमबत्तियों की जानिब इशारा करते हुए मुंह बनाकर कहा। इस मर्तबा मुझे शदीद गुस्सा आया। मोमबत्तियाँ मैंने अंधेरे की वजह से बावर्ची खाने से उठा ली थी ताकि रास्ता तो नजर आए उस पर। मेरे भाई को उकताहट हो रही थी। मेरा जी चाहा इस सर्दी से ठिठुरती रात में वहीं सहन में ही बैठ जाऊं। अगर ये नहीं लेकर जाएंगे तो फिर नजर कैसे आएगा? सारी रोशनियां तो बंद पड़ी हैं, ऊपर से अंधेरा भी इतना है। आराम से चलो, कदमों की आवाज ना आए। एक तो शौक भी तुम्हें ही था उधर जाने का, और अब तंग भी खुद ही हो रहे हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे मोमबत्तियां ले लीं ताकि वो आसानी से चल सके और मेरे लिए कोई नई मुसीबत भी हरगिज खड़ी ना करे, वरना तो बस नई आफत सर पर आ जाने वाली थी। हाँ, आराम से ही चलूंगा, ये मोमबत्ती भी खुद पकड़ लें। उसने मुझे मोमबत्तियां देते हुए बेजारी से कहा और आराम आराम से अब की बर्तबा कदम उठाने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे ही चली थी कि मुझे पीछे से तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। पीछे मुड़कर देखा तो सामने बूढ़ी बुआ तेजी से हमारी जानिब आ रही थी। उन्हें देखकर मेरे कदम वहीं जम से गए। मेरा भाई मुझे रुकता देखकर पीछे मुड़ा तो वो भी बुआ को देखकर आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। इस वक्त तो हमेशा सो जाती थी और सुबह फजर के वक्त ही उठती थी, लेकिन आज वो काफी जल्दी उठकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। तुम दोनों रात को ये मोमबत्तियां लिए कहाँ जा रहे हो? बुआ ने हमारे सर पहुंचकर मुझे देखते हुए सवाल किया। उनकी गहरी नजरें रात के इस पहर काफी रोशन दिखाई दे रही थी। बुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे भाई ने बुआ से बस यही सवाल किया और मुझे भी उससे यही उम्मीद थी। यही सवाल तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। बूढ़ी बुआ जमाना शनास औरत थी, एकदम से उल्टा उसी से सवाल कर दिया था, जिस पर मेरा भाई जवाब देने के बजाय उल्टा मेरा मुंह देखने लग गया। जानता था कि अब कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। जबकि बुआ ने घूरा, वो हम बुआ के बेशुमार घूरने पर वो बोलने की कोशिश करने लगा। साथ ही मैंने आंखें निकालकर रोकने की कोशिश की। बताओ, चुप क्यों हो गई हो? आखिर कौन से नेक इरादे हैं तुम्हारे? मुझे भी तो पता चले। बुआ ने कदरे तेज आवाज में झुंझलाकर पूछा। एक रात का पहर, दूसरा सख्त जाड़े की सर्दी, तीसरा ठंडी हवाएं। इस मौसम में बाहर खड़े रहना महाल था और बुआ अपने सवालों की फहरिस्त लिए वहीं खड़ी की खड़ी थी। बुआ, हम उस क्वार्टर में जाना चाहते हैं। अचानक मैंने सच कहने की ठान ली। जब भाई फंसा ही चुका था तो फिर ना बताने का क्या फायदा, इसलिए मैंने बताने में ही आफियत समझी। जबकि बुआ सुनते ही हत्ते से उखड़ चुकी थी। तुम लोगों का दिमाग ठीक है ना? तुम्हारी फुप्पो को पता चला तो तुम दोनों को भी वहां कैद कर देगी। बुआ ने दबे दबे अंदाज में हमें बावर कराया। क्यों, हमने क्या कर दिया है जो वो कैद करेंगी? मेरे भाई ने अजली ढीठपन से पूछा। वही तो इस पल फसाद की जड़ था। तुम दोनों अभी बच्चे हो, नहीं जानते हो कि तुम्हारी फुप्पो क्या कुछ कर सकती है। बेहतर है कि चलो आराम से कमरे में जाकर सो जाओ, वरना मुझ बूढ़ी का भी लिहाज नहीं करेगी। अगर मैं देख ना लेती तो तुम दोनों तो चले जाते और फिर जाने कैसी कयामत आती। बुआ ने अपनी लाठी के इशारे से हमें हवेली के अंदरूनी जानिब धकेलते हुए अपनी कड़वी कसैली बातें भी सुनाई। जबकि अंदर जाते हुए मैंने अपने भाई को काफी देर तक घूरा। अगर वो ये सब करने को ना कहता तो इस वक्त हम सोए होते, उल्लुओं की तरह जाग न रहे होते। अरे, इधर रोशनी जल रही है, किसी के बोलने की आवाजें आ रही हैं। अचानक मेरे भाई ने सरगोशी की आवाजों से पीछे मुड़कर देखा और उल्टे कदम दोबारा क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। मैं भी उसी के पीछे पीछे भागी। अरे रुको! बूढ़ी बुआ ने मुड़कर हमें देखा तो वो भी हमारे पीछे पीछे भागी आईं। मैं और मेरा भाई क्वार्टर घुस गए और सामने का मंजर देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ही एक मर्द और औरत बैठे हुए थे, जिनकी हालत काफी अबतर पड़ी हुई थी। चेहरे पर गर्दो आलूद पड़ी थी, जबकि सामने ही राफे और फुप्पो दोनों गुस्से से एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने ऐसा क्यों किया? राफे फुप्पो से कुछ पूछ रहा था, जबकि फुप्पो शदीद गुस्से में थी। उनके चेहरे पर करख्ती छाई हुई थी। ये मेरा सौतेला भाई है, इसने मेरी पसंद की शादी नहीं होने दी थी, इसलिए मैंने बदले का सोच लिया और सारी उम्र के लिए भाई और भाभी दोनों को यहाँ इस क्वार्टर में कैद कर डाला और उसकी सारी जायदाद हथिया ली। लोगों की नज़र में ये मर गया है, लेकिन मेरी नज़र में ये जिंदा रहा। इसके बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं, ताकि जब वो बालिग हों तो उनसे अंगूठे लगवाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं। तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। फूफो ने जब सब हकीकत अपने मुंह से बयान की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो मर्द और औरत हमारे माँ बाप थे, जिन्हें फूफो हमें मरा हुआ बताती थी। ये सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई थी? राफे ने चिल्लाकर पूछा, जबकि फूफो कहकह लगाकर हंसने लगी।
ان کو شرم آئی تھی جب میں کسی کو پسند کرتی تھی، بجائے شادی کروانے کے انکار کر دیا۔ پھپھو نے تلخی سے کہا۔ بوا نے ہماری آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھنا چاہے تو ہم دونوں بہن بھائیوں نے سر جھٹک کر خود کو بوا کی گرفت سے آزاد کروایا اور تھوڑا اندر چلے گئے۔ وہ لڑکا چرس پیتا تھا، اس لیے میں نے نہیں ہونے دیا، میرے ابو نے اپنی لاغر آواز سے بتایا۔ ان کی آواز میں کرب تھا، اذیت تھی۔ اب پتہ چل گیا انہیں، کھولو۔ رافع نے ابو کی بات سن کر پھپھو سے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ نوکر ہو تو نوکر ہی رہو ورنہ مار دوں گی۔ پھپھو نے غصے سے اسے دیکھ کر اپنے سابقہ انداز میں غرا کر کہا۔ رافع کو دھمکایا، مجھے مارو گی؟ جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ جن زیادہ ہوں، اس حویلی میں 20 سالوں سے رہ رہا ہوں۔ ان بچوں پر ظلم کرتی تھی، اس لیے بھیس بدل کر انسانوں کے بہانے تمہارے گھر آنا پڑا، اب تمہارا انجام بھی ہوگا۔ رافع نے یہ کہہ کر اسی پل اپنا چہرہ بدل دیا اور ایک جناتی روپ لیے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر شولوں کے مانند آگ تھی۔ رافع نے پھپھو کو بالوں سے پکڑ کر اسے پورے کوارٹر کی دیواروں سے مار مار کر ادمویا کر دیا تھا۔ پھپھو کی فلک شگاف چیخوں نے ہمارے کان کے پردے تک پھاڑ ڈالے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ جنات زادے نے پھپھو کی ٹانگیں کوارٹر میں پڑے لوہے پر مار دیں اور وہ ٹانگیں کٹ کر وہیں زخمی ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھپھو چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ مت مارو، چھوڑ دو، ابو نے ایک دم سے چلا کر جن زادے کو روکا۔ وہ بے ہوش پھپھو کو پکڑ کر پھینکنے والا تھا۔ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اس لیے اسے اپاہج بنا رہا ہوں۔ جن زادے نے یہ کہہ کر پھپھو کو کٹی ٹانگوں کے ساتھ وہیں پر پٹخ دیا تھا اور پھپھو مکمل اپاہج ہو گئی تھی۔ میرے ابو اور امی کو اس کوارٹر سے نکالا گیا اور نہلا دھلا کر وہ بالکل درست ہو گئے تھے۔ لوگوں کو جب پھپھو کی حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے رافع کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بروقت ہمارے والدین کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد رافع کو واپس بلایا گیا، لیکن حویلی اور حویلی کے لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھر سی گئی تھی، کیونکہ میں اور میرا بھائی اسکول جاتے تھے۔ واپسی پر امی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا کر مدرسے جاتے اور اس کے بعد امی ابو کے ساتھ ہی وقت گزارتے تھے۔ باقی سارا کام ملازموں کے حوالے ہی تھا۔